नमस्कार और आज की इस खास बातचीत में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर जरा गौर कर रहे हैं जो हमारी आधुनिक जिंदगी को चलाने में मदद तो करती है पर अक्सर नजर नहीं आती। तेल और गैस उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। हमारे पास इसके लिए गाइड भी है, कंप्लीट गाइड टू कैटलिस्ट्स इन ऑयल एंड गैस टर्न अराउंड मेंटेनेंस। सुनने में शायद ये थोड़ा तकनीकी लगे, पर सच में ये समझना काफी दिलचस्प है कि कैसे ये छोटे से पदार्थ हमारे पेट्रोल, डीजल और न जाने कितनी चीजों को बनाना मुमकिन करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि ये जटिल चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। ये कैटलिस्ट आखिर क्या बला हैं? रिफाइनिंग में इनका इतना दबदबा क्यों है भाई? कौन सी मुख्य प्रक्रियाओं में ये काम आते हैं? और हाँ, सबसे जरूरी, इन्हें संभालना इतना पेचीदा क्यों है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल, ये कैटलिस्ट होते क्या हैं? आम भाषा में कहें तो। हाँ, देखिए, कैटलिस्ट मतलब सीधे शब्दों में ये ऐसे पदार्थ हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देते हैं, लेकिन वो खुद उस रिएक्शन में स्थायी रूप से खर्च या आप कह लीजिए बदलते नहीं हैं। अच्छा, जैसे कोई मध्यस्थ जो काम करवा दे पर खुद साइड में रहे। बिल्कुल सही। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि ये रिएक्शन के लिए एक आसान, एक छोटा रास्ता बना देते हैं जिसमें कम मेहनत लगती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हम कहते हैं कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला रास्ता। कम एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। हाँ, तो होता ये है कि जो अणु रिएक्ट करने वाले हैं वो कैटलिस्ट की सतह पर बनी कुछ खास जगहों पर, जिन्हें एक्टिव साइट्स कहते हैं, वहां जुड़ते हैं। एक्टिव साइट्स। वहीं उनके पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बनते हैं और उत्पाद तैयार हो जाता है। फिर ये नए अणु सतह छोड़ देते हैं और कैटलिस्ट वो अगली साइकिल के लिए फिर से तैयार। एक अकेला कैटलिस्ट कण लाखों, जी हाँ, लाखों बार ये प्रक्रिया दोहरा सकता है। लाखों बार, कमाल है। जी, और इनके कुछ मुख्य गुण होते हैं। पहला, एक्टिविटी, यानी रिएक्शन कितनी तेजी से करवाते हैं। दूसरा, सिलेक्टिविटी, मतलब किस खास उत्पाद को बनाने में ज्यादा मदद करते हैं। जैसे एफसीसी कैटलिस्ट भारी तेल को खास तौर पर गैसोलीन बनाने में माहिर है। अच्छा, मतलब चुनकर काम करते हैं। बिल्कुल। और तीसरा, स्टेबिलिटी, यानी ये कितनी देर तक बिना खराब हुए, बिना निष्क्रिय हुए काम कर सकते हैं। और हाँ, इनका भौतिक रूप भी बहुत मायने रखता है। जैसे सतह का क्षेत्रफल, आपको अंदाजा है कितना होता है? कितना? बहुत ज्यादा। सोचिए, 1 ग्राम में 100 से 500 वर्ग मीटर तक। क्योंकि ये बहुत छिद्रपूर्ण होते हैं, अंदर बहुत जगह होती है। 1 ग्राम में 500 वर्ग मीटर? वाह जी। और कणों का आकार भी प्रक्रिया के हिसाब से अलग अलग होता है, महीन पाउडर से लेकर छोटी गोलियों जैसा। पर आपने कहा कितनी देर काम कर सकते हैं? इसका मतलब ये हमेशा के लिए तो नहीं चलते होंगे? ये थकते कैसे हैं? या कहूँ खराब कैसे होते हैं? नहीं, हमेशा नहीं चलते। हाँ, समय के साथ इनकी ताकत कम होती जाती है। इसे हम कहते हैं डीएक्टिवेशन। डीएक्टिवेशन, ओके। हाँ, इसके कई दुश्मन हैं कह सकते हैं। सबसे आम है कोकिंग। कोकिंग मतलब कार्बन जम जाना। बिल्कुल, कार्बन के कण एक्टिव साइट्स को ढक लेते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसे अक्सर रीजेनरेशन नाम की प्रक्रिया से साफ किया जा सकता है। अच्छा, और दूसरा है पॉइजनिंग, मतलब जहर देना एक तरह से। सल्फर, नाइट्रोजन या कुछ धातुएं जैसे जहरीले पदार्थ एक्टिव साइट्स को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। ओह, ये परमानेंट होता है? हाँ, ये नुकसान अक्सर स्थायी होता है। फिर है सिंटरिंग। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा तापमान की वजह से कैटलिस्ट के अंदर के छेद बंद होने लगते हैं और सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है। और एक और है एट्रिशन, मतलब कणों का आपस में टकराकर या घिस के टूट जाना। ये खासकर उन प्रक्रियाओं में होता है जहां कैटलिस्ट तेजी से घूमता रहता है। तो इनकी उम्र किस बात पर निर्भर करती है? ये निर्भर करता है कि वो किस काम में लगे हैं। जैसे एफसीसी कैटलिस्ट जो लगातार घूमता है, वो शायद कुछ महीनों में ही बदलना पड़े, जबकि हाइड्रो प्रोसेसिंग वाले कैटलिस्ट जो एक जगह स्थिर रहते हैं, वो 1 से 5 साल तक भी चल सकते हैं। अच्छा, तो ये खराब भी होते हैं, समझ गया। पर सवाल ये उठता है कि रिफाइनरियां इनके बिना काम क्यों नहीं कर सकते? क्या इनके बिना तेल साफ करना मतलब नामुमकिन है? नामुमकिन तो शायद नहीं कहेंगे, पर हाँ, बेहद मुश्किल और बहुत महंगा। महंगा क्यों? देखिए, कच्चे तेल में बहुत भारी बड़े बड़े अणु होते हैं, है ना? उन्हें पेट्रोल, डीजल जैसे छोटे काम के अणुओं में तोड़ने के लिए
बहुत ज्यादा तापमान चाहिए होगा। मतलब बिना कैटलिस्ट के शायद 800 नहीं 1000 डिग्री सेल्सियस तक। 1000 डिग्री? जी, और इतने तापमान पर ये अणु टूटेंगे, पर साथ में बहुत सारी फालतू गैस और कोक मतलब कालिक जैसा पदार्थ भी बनेगा। तो ये तरीका किफायती बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो कैटलिस्ट तापमान कम कर देते हैं। हाँ, कैटलिस्ट यहीं पर अपना जादू दिखाते हैं। इनकी मदद से यही काम 300 से 550 डिग्री सेल्सियस जैसे कहीं कम तापमान पर हो जाता है। 300 से 550? ये तो काफी कम है 1000 के मुकाबले। बिल्कुल, और इसके फायदे चौंकाने वाले हैं, और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। अच्छा, जैसे कि कम तापमान, तो मतलब सीधी सी बात है कि ऊर्जा बचेगी। बिल्कुल, ये शायद सबसे बड़ा फायदा है, ऊर्जा की भारी बचत। कितनी बचत? कम तापमान का मतलब है रिफाइनरी की भट्टियों में आप मानिए 30 से 60% तक कम ईंधन जलाना पड़ता है। 30 से 60%? हाँ, और एक बड़ी रिफाइनरी के लिए ये सालाना लाखों डॉलर की बचत है। सोचिए, एक औसत हाइड्रोक्रैकिंग यूनिट कैटलिस्ट की बदौलत साल में करीब 50 से 100 मिलियन डॉलर, हाँ, इतनी बचत सिर्फ ऊर्जा लागत में कर सकती है। 100 मिलियन डॉलर? ये तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। और रिएक्शन तेज भी तो होता होगा। हाँ, और वो भी कैसे? अविश्वसनीय रूप से रफ्तार और कुशलता में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। कितनी तेज? कैटलिस्ट रिएक्शन की गति को खरबों गुना तक बढ़ा सकते हैं। खरबों गुना? जी, जो काम शायद बिना कैटलिस्ट के सालों में होता, वो सेकंडों या मिनटों में हो जाता है। बाबे। और सिर्फ तेज ही नहीं, ज्यादा असरदार भी। जैसे मैंने एफसीसी का उदाहरण दिया था, हाँ। उसमें कैटलिस्ट करीब 70-80% भारी तेल को गैसोलीन और दूसरे उपयोगी उत्पादों में बदल देता है। बिना कैटलिस्ट के शायद 20-30% ही बदल पाता। अच्छा। तो इसी वजह से आज हम रोज लाखों बैरल तेल प्रोसेस कर पाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन मुमकिन ही कैटलिस्ट से हुआ है। खरबों गुना तेज, 70-80% कन्वर्जन। यहाँ आंकड़े तो मतलब दिमाग घुमा देते हैं। वाकई कैटलिस्ट ही वो चाबी है जिससे इतना सारा ईंधन बन पा रहा है। सही कहा आपने। और एक और बहुत अहम बात है, साफ सुथरा ईंधन बनाना। हाँ, ये पर्यावरण वाले नियम। बिल्कुल, आजकल नियम बहुत सख्त हैं, खासकर ईंधन में सल्फर की मात्रा को लेकर। जैसे डीजल में सल्फर 10 पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम से भी कम होना चाहिए। 10 पीपीएम? ये तो बहुत ही कम है। जी, और ये कैटलिस्ट के बिना संभव ही नहीं है। एचडीएस यानी हाइड्रोडिसल्फराइजेशन जैसी प्रक्रियाएं हैं, जिनमें खास कैटलिस्ट जैसे कोबाल्ट मोलिब्डेनम या निकल मोलिब्डेनम वाले इस्तेमाल होते हैं। ये ईंधन से 99.9% तक सल्फर निकाल देते हैं। 99.9%? हाँ, और ये नाइट्रोजन जैसी दूसरी अशुद्धियों को भी हटाते हैं। इससे गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण काफी कम होता है। और मैंने सुना था कि ये सिर्फ सफाई नहीं करते, बल्कि ये भी तय करते हैं कि तेल से क्या बनेगा। मतलब पेट्रोल ज्यादा या डीजल ज्यादा, ये कैसे होता है? हाँ, ये है उत्पाद पर सटीक नियंत्रण। ये कैटलिस्ट बहुत चतुर होते हैं, कह सकते हैं। चतुर कैसे? उन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो भारी अणुओं को तोड़कर खास आकार के अणु बनाएं, जैसे गैसोलीन रेंज के अणु। मिसाल के तौर पर जियोलाइट कैटलिस्ट होते हैं। जियोलाइट? हाँ, उनकी बनावट अंदर से मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, बहुत सूक्ष्म लेवल पर। तो वो अणुओं को उनके आकार के हिसाब से चुनकर प्रोसेस करते हैं। वाह, जैसे कोई साइज का फिल्टर हो। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और इतना ही नहीं, एक और प्रक्रिया है, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। हाँ, आपने बताया था। उसमें प्लैटिनम वाले कैटलिस्ट नैफ्था जैसे कम गुणवत्ता वाले ईंधन की ऑक्टेन संख्या जो इंजन की परफॉर्मेंस बताती है, उसे 40-60 से बढ़ाकर सीधे 95-100 तक कर देते हैं। 40 से 100? जबरदस्त। जी। तो ये उच्च गुणवत्ता वाला गैसोलीन बनता है। तो कुल मिलाकर ये कम ऊर्जा में काम करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं, सफाई से करते हैं जी। और जो चाहिए वही बनाते हैं। जाहिर है इनका आर्थिक फायदा भी बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा। असल में यही इनका सबसे बड़ा महत्व है शायद। कैसे? ये सस्ते भारी कच्चे तेल को या भारी ईंधन तेल को महंगे पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल में बदलते हैं। एक अनुमान है कि कैटलिस्ट हर बैरल कच्चे तेल पर करीब 20 से 40 डॉलर तक का मूल्य बढ़ा देते हैं। हर बैरल पर 20-40 डॉलर? जी, और इन पर किया गया खर्च, एक एफसीसी यूनिट का उदाहरण ले तो उसमें कैटलिस्ट की कुल कीमत शायद $2.5 मिलियन हो। $2.5 मिलियन काफी है। हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन वो यूनिट सालाना 150 से
300 मिलियन डॉलर का मूल्य पैदा करती है। 150 से 300 मिलियन। हाँ, तो कैटलिस्ट की लागत उस पैदा हुए मूल्य का 2% से भी कम होती है। ओह, तो निवेश पर रिटर्न तो बहुत तेज हुआ। बहुत तेज, कुछ हफ्तों से महीनों में ही। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कैटलिस्ट रिफाइनरी के मुनाफे की मशीन है। सच में। वाकई, ये तो गुमनाम हीरो निकले। बिल्कुल। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। रिफाइनरी में कौन-कौन सी मुख्य प्रक्रियाएं हैं जहां ये कैटलिस्ट अपना कमाल दिखाते हैं? हाँ, कई हैं और हर एक के लिए अपने खास तरह के कैटलिस्ट होते हैं। चलिए कुछ सबसे अहम प्रक्रियाओं पर नजर डालते हैं। जरूर। सबसे पहले फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग, FCC। ये शायद रिफाइनरी की सबसे जानी मानी प्रक्रिया है। सबसे ज्यादा गैसोलीन इसी से बनता है। FCC? हाँ, सुना है। इसका मुख्य काम है भारी तेल, जिसे वैक्यूम गैस ऑयल कहते हैं, उसे तोड़कर ज्यादा मात्रा में गैसोलीन बनाना। इसमें जियोलाइट वाले कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत महीन पाउडर की शक्ल में होते हैं, रेत के कणों से भी छोटे, करीब 20 से 150 माइक्रोन। पाउडर? हाँ, पाउडर। और ये रिएक्टर और रीजेनरेटर नाम के 2 बड़े बर्तनों के बीच लगातार बहते रहते हैं, जैसे कोई तरल पदार्थ हो। इसीलिए इसे फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग कहते हैं। पाउडर जो तरल की तरह बहता है, ये तो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन अगर गैसोलीन से ज्यादा डीजल चाहिए हो तो आजकल डीजल की मांग भी तो काफी रहती है। बिल्कुल, उसके लिए है हाइड्रोक्रैकिंग। ये भी भारी तेल को तोड़ती है, लेकिन FCC से अलग है। ये हाइड्रोजन गैस के उच्च दबाव में काम करती है। हाइड्रोजन के साथ? हाँ, और इसका नतीजा होता है उच्च गुणवत्ता वाला डीजल और जेट ईंधन। इसमें दोहरे क्षमता वाले कैटलिस्ट्स लगते हैं। मतलब एक हिस्सा अणुओं को तोड़ता है, अक्सर जियोलाइट, और दूसरा हिस्सा हाइड्रोजन जोड़ने में मदद करता है, जैसे निकल मोलिब्डेनम या निकल टंगस्टन धातु। अच्छा, डुअल फंक्शन। जी। ये कैटलिस्ट आमतौर पर छोटी गोलियों या दानों, जिन्हें एक्सट्रूडेट्स कहते हैं, की शक्ल में होते हैं और एक स्थिर बिस्तर यानी फिक्स्ड बेड में रखे जाते हैं। ये FCC कैटलिस्ट की तरह घूमते नहीं। और ये ज्यादा चलते हैं? हाँ, ये 2 से 5 साल तक चल सकते हैं। ठीक है। और वो ऑक्टेन बढ़ाने वाली प्रक्रिया, आपने प्लैटिनम का जिक्र किया था। हाँ, वो है कैटालिटिक रीफॉर्मिंग, CCR। ये नैफ्था, जो गैसोलीन का एक कच्चा रूप है, उसे उच्च ऑक्टेन वाले गैसोलीन में बदलती है। उसे रिफॉर्मेट कहते हैं। रिफॉर्मेट? हाँ, और साथ ही ये हाइड्रोजन गैस भी बनाती है, जो रिफाइनरी की दूसरी प्रक्रियाओं, जैसे अभी हमने बात की हाइड्रोक्रैकिंग और हाइड्रोट्रीटिंग, में बहुत काम आती है। अच्छा, हाइड्रोजन भी बनाती है? जी। इसमें वाकई प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं वाले कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, तो ये काफी महंगे होते हैं। और एक खास बात इनके बारे में ध्यान रखने वाली है। क्या? जब ये कैटलिस्ट अपनी सक्रिय अवस्था में होते हैं, मतलब जब ये कम हो जाते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में, तो हवा के संपर्क में आते ही खुद जल सकते हैं। क्या? खुद जल उठते हैं? हाँ, इन्हें पायरोफोरिक कहते हैं। इसलिए इन्हें संभालते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। नाइट्रोजन वगैरह के माहौल में रखना पड़ता है। पायरोफोरिक, ये तो खतरनाक लगता है। और वो ईंधन साफ करने वाली प्रक्रिया HDS, उसके बारे में कुछ और बताइए। हाइड्रोट्रीटिंग, HDS, हाइड्रो डीसल्फराइजेशन। इसका मुख्य मकसद है ईंधन से सल्फर हटाना। जैसा हमने पहले बात की, ये पर्यावरण नियमों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, सल्फर हटाना। ये नाइट्रोजन और दूसरी अशुद्धियों को भी हटाती है। इसमें आमतौर पर कोबाल्ट मोलिब्डेनम या निकल मोलिब्डेनम के कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। ये एल्यूमिना नाम के एक सपोर्ट मटेरियल पर लगे होते हैं और ये भी अक्सर एक्सट्रूडेट्स यानी दानों की शक्ल में होते हैं। और इन्हें भी कुछ खास करना पड़ता है इस्तेमाल से पहले? हाँ, इन्हें काम शुरू करने से पहले सल्फाइडिंग नाम की एक प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। सल्फाइडिंग? जी। इसमें इन्हें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस से ट्रीट किया जाता है, ताकि ये सल्फर हटाने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए, तैयार हो जाए। अच्छा, H2S तो खुद ही खतरनाक गैस है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए ये सारी प्रक्रियाएं बहुत सावधानी से की जाती हैं। इनके अलावा आइसोमराइजेशन, जो हल्के ईंधन का ऑक्टेन सुधारती है, और अल्काइलेशन, जो बहुत हाई क्वालिटी गैसोलीन घटक बनाती है, जैसी प्रक्रियाएं भी हैं। अल्काइलेशन? हाँ, अल्काइलेशन में पारंपरिक रूप से सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF जैसे बहुत खतरनाक तरल एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। एसिड कैटलिस्ट के तौर पर? जी, खासकर HF एसिड मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बहुत जोखिम भरा होता है। उसकी यूनिट्स में सुरक्षा के इंतजाम बहुत ही कड़े होते हैं। अच्छी बात यह है कि अब वैज्ञानिक ठोस एसिड कैटलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ज्यादा सुरक्षित हों। समझ गया।
पायरोफोरिक कैटलिस्ट, खतरनाक HF एसिड, ये सब सुनकर तो वाकई लगता है कि इन कैटलिस्ट को बदलना या संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। खासकर जब पूरी रिफाइनरी मरम्मत के लिए बंद होती है, जिसे टर्न अराउंड कहते हैं, तब तो ये बहुत बड़ा और नाजुक काम होता होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टर्न अराउंड के दौरान कैटलिस्ट बदलना एक बेहद नपातुला, सावधानी भरा ऑपरेशन है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। इसके कई चरण होते हैं। अच्छा, क्या क्या होता है इसमें? पहला तो है तैयारी। महीनों पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है। काम कैसे करना है, इसके डिटेल्ड तरीके लिखे जाते हैं, मेथड स्टेटमेंट्स। अच्छा। सुरक्षा के सारे पहलू देखे जाते हैं। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, हर जरूरी परमिट लिया जाता है, खासकर बंद जगह में घुसने का परमिट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, क्योंकि रिएक्टर तो एक बंद बर्तन ही होता है। हाँ, सही बात है। और सबसे जरूरी, इस काम के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों की खास टीम होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी कर ले। ठीक है, प्लानिंग हो गई। फिर पुराने इस्तेमाल हो चुके कैटलिस्ट को बाहर निकालना होता होगा, वो कैसे करते हैं? हाँ, उसे अनलोडिंग कहते हैं। इसके लिए अक्सर बड़े इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीनों का इस्तेमाल होता है। वो कैटलिस्ट को रिएक्टर से खींचकर बाहर निकालते हैं। वैक्यूम से? जी, और अगर कैटलिस्ट पायरोफोरिक है, जैसा हमने रिफॉर्मिंग वाले के बारे में कहा था, हाँ, जो खुद जल सकता है, तो रिएक्टर को पहले नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैस से भरा जाता है, ताकि अंदर ऑक्सीजन ना रहे और आग लगने का खतरा टल जाए। गैस डिटेक्टर से लगातार हवा की जांच होती रहती है। बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। और निकले हुए कैटलिस्ट का क्या करते हैं? उसे या तो खतरनाक कचरा मानकर सही तरीके से डिस्पोज किया जाता है, या अगर उसमें कीमती धातुएं हैं जैसे प्लैटिनम, तो उन्हें निकालने के लिए रिसाइकलिंग प्लांट में भेजा जाता है। उसे भी बहुत सावधानी से पैक और ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। समझ गया। और फिर नए कैटलिस्ट भरने की बारी आती होगी, उसे क्या कहते हैं? उसे लोडिंग कहते हैं। आजकल जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वो है डेंस लोडिंग या सॉक लोडिंग। सॉक लोडिंग, मोजे से? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें कैटलिस्ट को एक लंबे कपड़े के ट्यूब, जिसे सॉक यानी मौजा कहते हैं, के जरिए धीरे धीरे रिएक्टर में उतारा जाता है। सॉक का निचला सिरा हमेशा नीचे बिछ रहे कैटलिस्ट के ढेर के पास रखा जाता है। अच्छा। इससे कैटलिस्ट बड़े आराम से धीरे से गिरता है। इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये कि कैटलिस्ट टूटता कम है और रिएक्टर में ज्यादा सघन रूप से, मतलब ज्यादा टाइट पैक होकर भरता है। अच्छा। पहले लोग डंप लोडिंग करते थे, मतलब कैटलिस्ट को बस ऊपर से गिरा देते थे। उससे तो टूटता होगा? हाँ, उससे वो टूटता भी था और रिएक्टर में ढीला ढाला भरता था, ठीक से पैक नहीं होता था। डेंस लोडिंग से रिएक्टर में ज्यादा कैटलिस्ट आता है और वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। और इस दौरान भी जांच वगैरह होती होगी? बिल्कुल, लोडिंग के दौरान लगातार जांच होती रहती है कि कैटलिस्ट सही मात्रा में और बराबर सतह में भर रहा है या नहीं। लेवलिंग वगैरह चेक करते हैं। ठीक है। और क्या कैटलिस्ट को भरते ही रिएक्टर चालू कर सकते हैं या कुछ और करना पड़ता है? नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता। लोडिंग के बाद एक और बहुत जरूरी कदम होता है एक्टिवेशन, मतलब कैटलिस्ट को काम के लिए जगाना, उसे तैयार करना। जगाना? अच्छा। हाँ, इसमें कैटलिस्ट के हिसाब से अलग अलग काम करने पड़ते हैं, जैसे उसमें जो नमी है उसे सुखाना, ड्राइंग, या रिफॉर्मिंग वाले कैटलिस्ट के लिए प्लैटिनम को उसके एक्टिव रूप में लाना, उसे रिडक्शन कहते हैं। या फिर हाइड्रोट्रीटिंग, हाइड्रोक्रैकिंग वालों के लिए मेटल ऑक्साइड को सक्रिय मेटल सल्फाइड में बदलना, जिसे सल्फाइडिंग कहते हैं। हाँ, ये सल्फाइडिंग फिर से आ गया। जी, इन कामों में अक्सर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी खतरनाक गैसों का इस्तेमाल होता है, वो भी उच्च तापमान और दबाव पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये चरण भी बहुत सावधानी और कड़े नियंत्रण के साथ किया जाता है। सुरक्षा यहाँ सबसे पहले आती है। तो मतलब ये कैटलिस्ट सिर्फ केमिकल रिएक्शन के हीरो नहीं है, बल्कि इन्हें संभालना, बदलना, तैयार करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग और सुरक्षा की चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? मेरे हिसाब से तो यही कि कैटलिस्ट आधुनिक रिफाइनिंग की जान है, वो छिपे हुए महारथी जो हमारी गाड़ियों के लिए साफ ईंधन, उद्योगों के लिए जरूरी रसायन और हाँ, कंपनियों के लिए मुनाफा संभव बनाते हैं। ये जटिल हैं, कभी कभी खतरनाक भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा पर निर्भर दुनिया के लिए इनकी तकनीक बेहद बेहद जरूरी है। और जाते जाते एक विचार मैं भी छोड़ जाती हूँ। देखिए, दुनिया में अब भारी और ज्यादा अशुद्धियों वाला कच्चा तेल ज्यादा मिल रहा है। हाँ, ये तो सुन रहे हैं आप। साथ ही पर्यावरण नियम भी लगातार सख्त होते जा रहे हैं।
क्लीन फ्यूल चाहिए सबको। सही बात है। तो इन दोनों चुनौतियों से एक साथ निपटने के लिए हमें और भी बेहतर और भी ज्यादा कुशल कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। लगातार इनोवेशन चाहिए इस फील्ड में। तो सोचना ये है कि भविष्य के कैटलिस्ट कैसे होंगे। क्या वो और कम ऊर्जा लेंगे? क्या वो इन नई तरह की अशुद्धियों को और बेहतर तरीके से झेल पाएंगे? कैटलिस्ट विज्ञान में लगातार नए आविष्कार ही हमें भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सस्टेनेबल तरीके से, मतलब टिकाऊ तरीके से पूरा करने में मदद करेंगे। ये सोचने वाली बात है।